देखो, अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है व्हाट वी लर्न फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे दो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, और वो कम्युनिटीज़ लिंग्विस्टिक बेस पे वो थी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे जब एक दो अलग अलग कम्युनिटी बन जाती है तो उसको अपन कहते हैं लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़। तो एक थी डच स्पीकिंग और दूसरी थी फ्रेंच स्पीकिंग। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, बेल्जियम का मैप बना हुआ है और नीचे एक पिक्चर बनी हुई है जिसपे क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है रेस्पेक्ट। तो बेल्जियम की केस स्टडी से ये सीखने को मिला कि अगर देश के अंदर यूनिटी पैदा करना चाहते हो तो एक सबसे मेन कंपोनेंट है रेस्पेक्ट टू द अदर कल्चर्स एंड रीजन्स। मतलब अब जैसे कि है ना, डच कम्युनिटी है तो उसको फ्रेंच का कल्चर भी को भी रेस्पेक्ट करना होगा और जर्मन कल्चर को भी रेस्पेक्ट करना होगा। तो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे क्या होती है, पूरे देश में यूनिटी क्रिएट हो जाती है। और ये ओवरऑल क्या करता है, एक बेटर रिजल्ट, एक बेटर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का निकल के आता है। मतलब ये एक बेटर फॉर्मेट है, एक एग्जांपल है अच्छा कि ये देखो किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई है। आप खुद डच कल्चर के हो, पर आपने करा क्या है, आप डच कल्चर के हो और आपके साथ हो क्या रहा है, आप फ्रेंच के कल्चर को और जर्मन के कल्चर को भी रेस्पेक्ट दे रहे हो। और वहीं पे फ्रेंच कल्चर वाले क्या कर रहे हैं, डच कल्चर को और जर्मन कल्चर को भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और जर्मन कल्चर भी यही कर रहा है। तो अपने कल्चर को तो वो फॉलो कर ही रहे हैं, पर दूसरे कल्चर को भी वो क्या है, एक रेस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पूरे देश में यूनिटी क्रिएट हो रही है। तो ऑन द अदर हैंड श्रीलंका में जस्ट इसका अपोजिट हुआ था। श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में पावर, रेस्पेक्ट तो दूर की बात है, पावर को उन्होंने इस तरीके से शेयर किया कि पूरे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी को दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि वो मेजोरिटी थी। अब उसके रीज़न से हुआ क्या, सिन्हाला कम्युनिटी ने कुछ ऐसी कोशिशें करी कि वो तमिल कम्युनिटी को या नीचा दिखा सकें। कुछ ऐसे रूल्स बना दिए कि आपको है ना श्रीलंका में रहना है तो सिर्फ सिन्हाला ही बोलना पड़ेगा, आप अपनी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, आपका अपना खुद का कोई कल्चर नहीं होगा, आप हमारा ही कल्चर फॉलो करोगे अगर इस देश में रहना है। तो इसने क्या है, इससे क्या होगा, देश की यूनिटी, मतलब अब देश श्रीलंका जैसे देश पे कोई अगर संकट आएगा तो वहाँ के लोगों में यूनिटी नहीं रहेगी, वो लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे कभी। क्योंकि उनमें क्या था, वहाँ की मेजोरिटी ने क्या कोशिश करी, माइनॉरिटी को थोड़ा नीचे दबाने की कोशिश करी, डोमिनेट होने की कोशिश करी। तो ऑन द अदर हैंड ये दोनों जो अपोजिट मॉडल्स थे, एक बेल्जियम का दूसरा श्रीलंका का, इससे हमें यही सीखने को मिला कि अगर यूनिटी क्रिएट करनी है ना देश में तो आपको रेस्पेक्ट का मॉडल अपनाना पड़ेगा। आपको अलग दूसरे कल्चर, अपने कल्चर के अलावा दूसरे कल्चर की भी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब अपन आ जाते हैं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी आता है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। कि मतलब पावर शेयरिंग में ऐसे क्या बेसिक कंपोनेंट्स है जिससे पावर शेयरिंग एक देश को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, उसके अंदर यूनिटी क्रिएट कर देता है। यूनिटी क्रिएट करने के अलावा पूरे देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाता है। और पावर शेयरिंग नहीं अपनाओ तो पूरा देश के कन्फ्लिक्ट्स जैसी सिचुएशन, गरीबी जैसी सिचुएशन, रियोट्स जैसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है। तो वैसे पावर शेयरिंग में ऐसी क्या खास बातें अपन को ये पढ़नी है। तो अपन को क्या है, इस टॉपिक से अपन वो रीजंस पढ़ेंगे जिसकी वजह से पावर शेयरिंग को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक डिज़ायरेबल माना जाता है। तो इसके रीजंस पढ़ने से पहले इसके रीजंस की दो कैटेगरी बनाइए। पहले कैटेगरी है प्रूडेंशियल रीजंस, दूसरी कैटेगरी है मॉरल रीजंस। तो रीजंस तो रीजंस होते हैं, अब उसका प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस, दो अलग अलग रीजंस क्यों बनाए गए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको प्रूडेंशियल का मतलब समझाता हूँ। अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा तो उसको मैं प्रूडेंशियल रीजंस बोलूँगा। और अगर मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरे को बेनिफिट नहीं होगा फिर भी वो मेरे लिए करना ज़रूरी है, उसको मॉरल रीज़न बोलूँगा। एक इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था, मतलब मेरे घर में कोई रिलेटिव आते थे तो मैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके पाँव छुआ करता था। उस टाइम मेरी इंटेंशन क्या होती थी, अगर मैं पाँव छूँगा कुछ ऐसा होगा कि मुझे उनकी तरफ से कुछ गिफ्ट मिल जाए, कुछ कैश मिल जाए, कुछ खर्ची मिल जाए। बट अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अभी भी वो रेस्पेक्ट देता हूँ, पर मेरे को अभी कुछ मिलता नहीं है। तो ये हो क्या रहा है, पहले ही सब मैं करता था, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट होता था। अब मैं करता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, फिर भी ये मेरी मॉरल ड्यूटी है करना। तो जब मैं किसी एक बेनिफिट के इंटेंशन से करता था तो उसको प्रूडेंशियल रीजंस बोलेंगे। अब मैं बिना किसी बेनिफिट के इंटेंशन से, मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला फिर भी मुझे वो फॉलो करना है, तो वो क्या है, मेरा मॉरल रीज़न है। तो वैसे ही पावर शेयरिंग से कुछ बेनिफिट होते हैं। तो जिन रीज़न से बेनिफिट होते हैं वो प्रोटेंशियल रीजंस, और जिन रीज़न से बेनिफिट नहीं होंगे फिर भी वो करना ज़रूरी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉरल रीज़न। तो प्रोडेंशियल रीजंस की बात करते हैं। तो प्रोडेंशियल रीजंस में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है,
इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू कम्युनिटीज़। अपने देश में तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। अगर बेल्जियम की बात करूँ और श्रीलंका की बात करूँ, दोनों में दो दो कम्युनिटीज़ थी। अब बेल्जियम ने क्या किया, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बिल्कुल हुआ ही नहीं। और श्रीलंका में उन्होंने पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया, तो दोनों के दोनों जो कम्युनिटीज़ थी आपस में लड़ पड़ी। तो इससे क्या होगा, अगर पावर शेयरिंग अपनाते हो तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रोटेंशियल रीजन है, क्योंकि इससे बेनिफिट हो रहा है। दूसरा क्या, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 साल के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के अपनी सरकार बनाती है, उसकी एक अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अपने एक नए रूल्स होते हैं, एक नया पैटर्न चलता है, और जो सिटीजन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। बट होता क्या है, जब 5 साल में ये चेंज होती है, फिर एक नया पैटर्न फॉलो होता है, तो 5 साल में जब वो चेंज होती है ना सरकार, तो हमें फिर 5 साल से नए कानून को फॉलो करना पड़ता है, नई पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। पर फिर भी हमें 5 साल का टाइम मिलता है ना, तो ये एक सेटिस्फाइड टाइम रहता है। बट ऑन द अदर एंड, अगर हर 6 महीने में सरकार चेंज होती रहे, हर 1 साल में सरकार चेंज होती रहे, जैसे मैं आपको इंडिया के मध्य प्रदेश का एग्जांपल दूंगा। इंडिया के मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। बट मार्च 2020 तक वो पॉलिटिकल सरकार टिक नहीं पाई, और बीजेपी ने अब अपनी पॉलिटिकल सरकार बना दी। तो ये क्या, सिर्फ एक ही साल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाना, इसको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कहते हैं। और इससे फाइनेंशियल लॉस बहुत होता है, इकोनॉमिकल लॉस बहुत होता है, एजुकेशन सोसाइटी में बहुत लॉस होता है, और कहीं ना कहीं हमें इतना लॉस सफ़र करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा देश कुछ हद तक थोड़ा बहुत पीछे चले जाता है इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। और अगर आपने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है, तो हर देश में क्या होगी, पॉलिटिकल स्टेबल होगी, पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ नेशन। देश में यूनिटी रखेगा, ये एक प्रूडेंशियल रीजन से। दिस इज और प्रूडेंशियल रीजन्स की एक अच्छी डेफिनेशन लिखी है फोर्थ वाले पॉइंट पे। दिस रीजन्स आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। मतलब प्रूडेंशियल रीजन्स की बात करूँ तो सिर्फ अपन बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, गेंस और लॉस के बारे में बात करते हैं। अब ऑन द अदर हैंड मॉरल रीजन्स की बात करता हूँ। तो मॉरल रीजन्स में क्या है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी आपने देश में लागू कर दी है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपके देश के अंदर अब जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो मिनिस्टर होगा, जो देश को चलाएगा, वो आप ही के द्वारा चुना गया होगा। आप ही उसको सिलेक्ट करोगे कि कौन आपको चलाएगा, आपके देश को चलाएगा। तो डेमोक्रेसी में अब होता क्या, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। बट क्या होगा, अब जैसे मैं श्रीलंका का एग्जांपल लूँ, श्रीलंका में डेमोक्रेसी आ गई, इलेक्शंस होने लगे, सब कुछ होने लगा। पर सिन्हाला जो श्रीलंकन तमिल थे या इंडियन तमिल्स की बात करूँ, उनको तो इक्वल राइट्स मिले ही नहीं। उनकी लैंग्वेज को ना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, उनको अपने कल्चर फॉलो करने की भी आज़ादी नहीं मिली। तो ये तो डेमोक्रेसी तो अपना पूरी तरीके से काम कर ही नहीं पाई। तो क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि डेमोक्रेसी तो अपना दी पर पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया। ऑन द अदर हैंड बेल्जियम ने डेमोक्रेसी तो अपनाया, पर डेमोक्रेसी के साथ साथ पावर शेयरिंग को भी अपनाया। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के बिना अधूरी है। अगर आप डेमोक्रेसी लागू कर रहे हो और पावर शेयरिंग की पॉलिसी को नहीं अपना रहे हो, तो आप सही तरीके से डेमोक्रेसी को लागू कर ही नहीं रहे हो। मतलब डेमोक्रेसी अपना पूरा सही तरीके से काम कर ही नहीं पाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या करिए, तो इसलिए इसका क्या एक फ्रेज़ बनाया गया, ये एग्जेक्टिव है कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। मतलब डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के बिना अधूरी है, वो अपना काम ही नहीं कर पाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड विद दोस हु आर इन लॉस ड्यू टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड हु आर लिविंग विद नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रांस का एग्जांपल लेता हूँ। फ्रांस में जब डेमोक्रेसी लागू की गई थी, तो स्टार्टिंग में वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिए गए थे। किस तरीके के पॉलिटिकल राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, उनको एजुकेशन राइट्स नहीं दिए गए थे, चाइल्ड मैरिज करा दी जाती थी। अगर किसी को शादी करनी है तो जो हाँ उसके फादर बोलेंगे वहीं शादी करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था वुमेन्स के साथ डेमोक्रेसी आने के बाद, और ये डेमोक्रेसी के रूल के अंदर होता था। तो कहीं ना कहीं ये एक माना जाता था कि फ्रांस में जो वुमेन्स को पिछड़ा माना जा रहा है, जो पीछे होता जा रहा है, वो डेमोक्रेसी की वजह से होता जा रहा है। फिर हुआ क्या, बाद में पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया फ्रांस ने। किस तरीके से अपनाया, सबसे पहले पार्लियामेंट में वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दी। क्या वो यहाँ से जो सीट्स रिजर्व्ड होगी, मतलब रिजर्व सीट्स रख दी इन एजुकेशन सोसाइटी और इन पार्लियामेंट। तो इससे हुआ क्या, ये पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, पावर शेयरिंग जब अपन पावर शेयर करते हैं तो सबसे पहले उन लोगों के साथ करते हैं जिसको डेमोक्रेसी से नुकसान हुआ था।
तो क्योंकि देखो वुमेन्स को डेमोक्रेसी से नुकसान हुआ तो पावर भी सबसे पहले क्या उन्हीं के साथ शेयर की गई। तो यही सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पावर शेयरिंग में जो पावर उन लोगों के साथ शेयर की जाती है जिसको डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और देश के अंदर वो डेमोक्रेसी के नेगेटिव इफेक्ट के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी जैसे फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग हम इस तरीके से अपना रहे हैं कि देश का सबसे अमीर आदमी कोई है और उसको हमने कुछ पॉलिटिकल पार्टी में उसके लिए सीट रिजर्व कर दी, ऐसा नहीं होता है। जिसको नुकसान हुआ है, जो थोड़ा पिछड़े वर्ग का है, जो पीछे रह गए डेमोक्रेसी की वर्किंग की वजह से या किसी ने सोसाइटी की कुछ मेंटेलिटी की या किसी भी कारण की वजह से, तो पावर शेयर उसके साथ की जाती है ताकि वो इक्वल लेवल पे आ सके। थर्ड क्या है, ड्यू टू पावर शेयरिंग द पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, सबसे मेन पॉइंट। और फोर्थ क्या है, ड्यू टू पावर शेयरिंग सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स स्टेक इन द सिस्टम। थर्ड और फोर्थ का मतलब ये, थर्ड के थ्रू पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट के द्वारा हर सिटीजन्स कहीं ना कहीं एक राइट एक्वायर कर लेता है कि वो बता सके सरकार को कि सरकार कैसे देश को चलाए और सिटीजन्स को चलाए। दूसरा फोर्थ पॉइंट, पावर शेयरिंग के थ्रू कहीं ना कहीं हमें एक राइट मिल जाता है कि हम गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग की जो पॉलिसी होती है उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं बाय द वे ऑफ इलेक्शंस और बाय सम सर्टेन अदर वेज। अब इस पे एक फ्रेज़ है प्रूडेंशियल रीजंस वर्सेस मोरल रीजंस, इसके ये एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स में आता है, तो इसलिए मैंने इसकी जो अंदर स्टेटमेंट लिखी है सिर्फ 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखी है। इसके अंदर कह रहे हैं प्रूडेंशियल रीजन स्टेज द मतलब इसका मतलब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल रीजंस वर्स एंड मॉरल रीजंस। तो बेसिक डिफरेंस के लिए इसके अंदर लाइन लिखी है, प्रूडेंशियल रीजंस स्टेज द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजंस, सिर्फ प्रूडेंशियल रीजंस क्या बताता है कि पावर शेयरिंग से एक बेटर आउटकम आएगा। आउटकम मतलब रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। एंड ऑन द अदर हैंड मॉरल रीजंस एम्फेसिस द पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो अंदर अदर हैंड देखो मॉरल रीजंस क्या कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग कोई अच्छा रिजल्ट निकाले या ना निकाले पर पावर शेयरिंग एक वैल्यूएबल एक्टिविटी है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या कह रहा है, पावर शेयरिंग से एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, बेटर आउटकम्स निकल के आएंगे। और ऑन द अदर हैंड मॉरल रीजंस क्या कह रहे हैं, अच्छे आउटकम्स की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे बोल रहे हैं पावर शेयरिंग एक वैल्यूएबल एक्टिविटी है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को।